हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर विद मी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज है हमारा हिंदी व्याकरण का फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी व्याकरण में हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या होगा। तो देखिए, यह है हमारा हिंदी व्याकरण का संपूर्ण पाठ्यक्रम। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा हिंदी भाषा का विकास। उसके बाद वर्णमाला, संधि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, समास, शब्दभेद, तत्सम तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, वाच्य, काल, अव्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य भेद, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, कहावतें, क्रमबद्धता, पाठ बोधन, रस छंद, अलंकार, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। इस तरह इन सभी टॉपिक्स को हम हिंदी व्याकरण में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास से पहले हम देख लेते हैं कि भाषा क्या होती है। ओके, तो भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक, उसको क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के विकास के चरण, भाषा के विकास के 3 चरण होते हैं। वो क्या है? बोली, विभाषा, मानक भाषा। क्या है? भाषा के 3 चरण होते हैं, बोली, भाषा, विभाषा, मानक भाषा। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं कि बोली क्या होती है। बोली, जब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। ठीक, अगर हम देखें, संक्षेप में देखें कि ये क्या है, यह भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। भाषा का सबसे छोटा व सीमित रूप ही बोली होता है। ठीक, तो जब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र में, मतलब एक छोटे से ही एरिया में, छोटे से ही क्षेत्र में कोई भाषा बोली जाती है तो उसको हम बोली कहते हैं। ठीक, उसके बाद आगे आता है हमारा विभाषा। विभाषा क्या है? बोली के अपेक्षाकृत विस्तृत रूप को ही विभाषा कहते हैं। जो बोली है, अब बोली क्या थी कि एक विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है, और यहाँ पर विभाषा क्या है? उसका अपेक्षाकृत विस्तृत रूप, मतलब उससे ज़्यादा क्षेत्र में, उससे अधिक क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको विभाषा कहते हैं। लेकिन जो विभाषा है ना, उसमें व्याकरण का अभाव होता है, इसमें व्याकरण नहीं होती। ठीक, तो जो कई जिलों, अगर हम कहें कि कई जिलों तक, कई राज्यों तक जो बोली जाएगी उसको हम विभाषा कहेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें व्याकरण का अभाव होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे आता है मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? विभाषा का व्याकरण द्वारा परिष्कृत रूप मानक भाषा कहलाती है। क्या है मानक भाषा? कि जो हमने अभी विभाषा पढ़ा था उसका व्याकरण द्वारा परिष्कृत रूप, मतलब इसमें व्याकरण के द्वारा, मतलब व्याकरण का इसमें प्रयोग होने लगा धीरे धीरे, तो हम उसको कहने लगे मानक भाषा। ठीक है, तो ये थे हमारे भाषा के विकास के 3 चरण। अब एक शब्द आगे आता है उपभाषा। उपभाषा क्या होता है? तो समान प्रकृति की बोलियों को एक उपभाषा वर्ग में संगठित रखा जाता है। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। एक उपभाषा वर्ग में कई बोलियां आ सकती हैं, और वो क्या है? जैसे कि हम देखें, हिंदी में 5 उपभाषा वर्ग हैं और 17 बोलियां हैं। इसी तरह अन्य भाषाओं में भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी में 5 उपभाषा वर्ग होते हैं और 17 बोलियां होती हैं। अब इनको हम विस्तृत रूप से अगर देखें तो क्या है, हमारे यहाँ पर आपको एक सारणी दिख रही होगी जिसमें क्या, यहाँ पर अपभ्रंश की किस अपभ्रंश से इस उपभाषा का जन्म हुआ है और उस उपभाषा वर्ग में कौन सी बोलियां होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास होता है, उत्पन्न होती है ये उससे,
और इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती हैं, जो कि क्या हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। ठीक। और ये जो सौरसैनी अपभ्रंश है, इसी से एक और उपभाषा वर्ग का जन्म होता है, जिसका नाम है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं, जो कि क्या हैं? मेवाती, मालवी, ढूंढानी, मारवाड़ी। ठीक है। उसके बाद आगे आता है हमारा मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म होता है, जिसकी बोलियां हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक है। उसी तरह अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश की से किस उपभाषा का विकास होता है? पहाड़ी हिंदी का, जिसमें क्या क्या आती हैं? 2 बोलियां आती हैं, कमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। क्या क्या था? सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, जिसमें कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। इसी से दूसरी ओर है राजस्थानी हिंदी, जिसमें कितनी बोलियां आती हैं? 4 आती हैं, मेवाती, मालवी, ढूंढानी और मारवाड़ी। ठीक। उसके बाद आगे आता है मागधी अपभ्रंश, जिससे विकास हुआ है बिहारी हिंदी का, और इसमें बोलियां हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी। फिर आता है हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश, जिससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, और उसमें बोलियां आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक। उसके आगे हम देखें खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ, जिसमें आती हैं कमाऊनी और गढ़वाली। तो इस तरह ये हमारी क्या थी? 5 उपभाषा वर्ग हैं और 17 बोलियां हैं। ठीक। आगे आता है हमारा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होता है? राष्ट्रभाषा क्या है? मानक भाषा जब एक देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली, समझी व लिखी जाती है, तो वह अपने राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक या सांस्कृतिक गौरव के कारण राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। क्या है राष्ट्रभाषा? कि जो एक देश के अधिकतर निवासियों द्वारा, मतलब ज्यादा, अधिक से अधिक क्षेत्र में जो बोली जाएगी एक देश के, वो राष्ट्रभाषा होगी, और वो राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गौरव के कारण अपना स्थान प्राप्त कर लेती है। ठीक। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है राजभाषा। राजभाषा क्या है? राजभाषा किसी राज्य अथवा देश के सरकारी कामकाज या शासन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। ओके, समझ में आया? क्या है कि किसी राज्य, देश, मतलब जो किसी भी देश में या राज्य में जो सरकारी कामकाज होता है, कोई भी काम कराना हो सरकारी में, तो वहां पर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है ना, तो वहां उस भाषा को हम राजभाषा कहेंगे। भारत में हिंदी अंग्रेजी के साथ भारत की राजभाषा है। तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया था। ठीक। तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी, जिसको 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया था, और इसीलिए 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक। उसके बाद हमारा आगे आता है अब हिंदी भाषा का विकास। देखिए, हिंदी भाषा का विकास हम देखते हैं। हिंदी शब्द कैसे बना है? हिंद प्लस ई से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है? हिंद का अर्थ है हिंद, ई से मतलब है से संबंधित, यानी हिंद से संबंधित। और हिंदी का उदय कहाँ से हुआ है? फारसी भाषा से हुआ है, इसलिए हिंदी क्या है? एक फारसी शब्द है। बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। हिंदी की आदि जननी किसको कहते हैं? तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, और संस्कृत में भी कौन सी? वैदिक संस्कृत। ठीक।
हिंदी की निकट जननी किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पर अंतर है, एक है हिंदी की आदि जननी जो कि संस्कृत है, और हिंदी की निकट जननी मतलब जब हिंदी का विकास हुआ तो उससे पहले, एकदम निकट, उससे पहले ही कौन सी भाषा चल रही थी, क्या चल रहा था मतलब, तो उसको कहा जाता है अपभ्रंश। क्या है हिंदी की निकट जननी? अपभ्रंश। देखिए हम इसका क्रम देख लेते हैं कि हिंदी के विकास का क्रम क्या है। सबसे पहले कौन सी भाषा आती है? संस्कृत। उसके बाद कौन सी आई? पाली। उसके बाद प्राकृत। उसके बाद अपभ्रंश या फिर अपभट्ट, और अपभ्रंश के बाद होता है हमारा हिंदी का विकास। तो ये क्या था हमारे हिंदी का विकास क्रम, क्या था? क्या आई सबसे पहले? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश या अपभट्ट, फिर हिंदी। बहुत बार ये क्रम भी पूछ ले जाता है, तो आपको ये क्रम भी याद रखना है कि किस तरह हिंदी का विकास हुआ, क्या उसका क्रम है, पहले कौन सी भाषा आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी, इंग्लिश, जो कि लगभग 113.2 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। सेकंड नंबर पर है मंदारिन, मंदारिन जो कि चीन की भाषा है, 111.7 करोड़। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी हिंदी, जो कि लगभग 61.5 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। इसी तरह फोर्थ नंबर पर आती है स्पेनिश, जो कि 53.4 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। उसके बाद आती है फ्रेंच 28 करोड़, अरबी 27.4 करोड़, और सातवें नंबर पर आती है बंगाली 26.5 करोड़ लोगों द्वारा। इस तरह जो विश्व की टॉप सबसे ज़्यादा 10 भाषा है ना जो बोली जाती है, उनमें हमारे संविधान में जो वर्णित हैं तो उसकी 2 भाषाएं आती हैं, एक हिंदी और एक बंगाली। हिंदी है हमारे तीसरे स्थान पर और बंगाली है हमारे 7वें स्थान पर। ठीक है, तो ये था हमारा कि पूरे विश्व में हिंदी का जो स्थान है वो कौन सा है? तीसरा स्थान है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब अगर हम भारत में देखें, ये तो हमने विश्व में देखा, अगर हम भारत में देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 तो प्रमुख भाषा बोली जाती हैं और 270 मातृभाषा बोली जाती है। ठीक, मातृभाषा के आधार पर भारत में बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं कौन सी हैं? तो वो क्या है? फर्स्ट नंबर पर है हमारी, प्रथम स्थान पर है हिंदी, जो कि 43.63% जनसंख्या इसको बोलती है। दूसरे स्थान पर आती है बंगाली, जो कि 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। तीसरे स्थान पर आती है मराठी, जो कि 6.86% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। इसी तरह चौथे स्थान पर आती है तेलुगु, 5वें स्थान पर आती है तमिल, 6ठे स्थान पर आती है गुजराती, 7वें स्थान पर आती है उर्दू और 8वें स्थान पर आती है संस्कृत, जो कि 24,821 लोगों द्वारा ही बोली जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे भारत में भाषा बोले जाने का स्थान। तो हिंदी कौन से? पहले स्थान पर, और विश्व में कौन से स्थान पर थी? तीसरे स्थान पर थी। ठीक है, अब हमारा आता है हिंदी भाषा क्षेत्र। हिंदी भाषा क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत में 9 राज्यों की राजभाषा क्या है? हिंदी है। वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा। इन राज्यों में, इन 9 के 9 राज्यों में कौन सी जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसकी राजभाषा भी क्या है? हिंदी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे संविधान में भाषाओं का क्या स्थान है। तो हमारे संविधान में भाषाओं के बारे में 2 जगह वर्णन किया गया है। एक तो अनुसूची 8 में, जहाँ पर संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं का वर्णन किया गया है उसमें, और दूसरा भाग 17 में, जिसमें भाग 17 में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक है। ठीक, तो ये था हमारे संविधान में भाषा कहाँ कहाँ पर है। तो इस भाषा के बारे में कि उसका विकास कब हुआ, क्या उसका क्रम है। ठीक है, समझ में आया आपको?
सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक था हिंदी भाषा का विकास। हिंदी कहाँ से आई, कितने लोगों द्वारा बोली जाती है, कहाँ पर क्या था, कैसे इसका विकास हुआ, ठीक, वो सब हमने यहाँ पर देखा। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था आज का। ठीक है साथियों, आज का टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक, और आपको ये धीरे धीरे इसी तरह प्रतिदिन वीडियोस मिलती रहेंगी। और जैसे आपको ये पढ़ाया जा रहा है, मतलब जैसे मैंने आपको ये सारा कुछ यहाँ पर समझाया है, आप इसको ऐसे ही अपने नोट्स बनाते जाएं। और अगर यदि आपको कुछ समझ ना आया हो या फिर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। ओके, और अगर जो स्टूडेंट्स नए हैं इस पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारे जो नई वीडियोस हमारी आती रहें वो नोटिफिकेशन मिलते रहें। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगी, सभी एग्जाम्स के लिए भी और हिंदी व्याकरण के ज्ञान के लिए भी। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।